अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के लेवल पे ना। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के लेवल पे हम लोग किसकी बात करेंगे, साइटोलॉजी की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग सीएसआईआर के लेवल की बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि सीएसआईआर का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि आपको ध्यान में रखें कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और जो एलटी जीआईसी में आपका मेंस आएगा, जो लिखने के लिए आएगा, वो भी आपका इसी में कवर हो जाए ना। तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं आपको पढ़ाता हूं, पहले आपको समझाता हूं, फिर बाद में आपको पीपीटी के थ्रू ना एक एक चीज को विद डायग्राम दिखा के, पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के आपको समझाएंगे, फिर आपको जो है एक एक चीजों को हम डिटेल में विद पीपीटी के साथ आपको एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। थ्योरी सारी सब उसमें लिखी गई है, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप समझने का प्रयास करिए, थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो उसको हम लोग बाद में करेंगे ना। तो हम लोग बात करने चल रहे हैं, किसकी बात करने चल रहे हैं, साइटोलॉजी की बात करने चल रहे हैं ना। किसकी बात करने चल रहे हैं, साइटोलॉजी की बात करने चल रहे हैं। अब हम जब साइटोलॉजी की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले हम लोग इसमें जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे ना। किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे कहा कि कभी तो ऐसा रहा होगा जब हम सेल के ओरिजिन के बारे में बात किए होंगे, कभी तो ऐसा रहा होगा जब हम सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते रहे होंगे। तो कुछ साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे होंगे, किसके बारे में, सेल के बारे में उन्होंने अपने अपने विचार रखे होंगे। फिर उनके अंदर कुछ कमियां रही होंगी, उस कमियों को दूर करने के लिए कुछ और साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने अपने कुछ थॉट बताए होंगे। तो यही क्या हो जाएगा आपका, इसी के बेस पे हम लोग बात करेंगे, किसके, सेल थ्योरी की बात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए ना, मैंने लास्ट टाइम में बताया था लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए, एक नाम था, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे आपके सील्डेन और दूसरे साइंटिस्ट थे क्या थे, स्वान। ध्यान दीजिएगा, एक साइंटिस्ट थे सील्डेन और दूसरे साइंटिस्ट थे स्वान। ये सील्डेन और स्वान जो थे, एक जूलॉजिस्ट थे और दूसरे क्या थे, बॉटनिस्ट थे। समझिएगा आप बिलो मेरी बात, एक सील्डेन और जो स्वान थे, एक ने जूलॉजी पे काम किया और दूसरा ने क्या किया, आपका बॉटनी पे काम किया। ये दोनों लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को अच्छे समझिएगा। ये दोनों लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे, उन्होंने क्या बताया, ये सील्डेन और स्वान के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। तो ये जो सील्डेन और स्वान थे वो एक कॉन्सेप्ट पे पहुंचे, और ये भले एक ने प्लांट पे काम किया, भले ही एक ने जूलॉजी पे काम किया, लेकिन इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया, एक कॉन्सेप्ट ये बताया, एक लाइन बताया, ठीक है। एक लाइन इन दोनों ने ये बताया, ध्यान रखिएगा, सेल के बारे में, कि इन्होंने क्या कहा, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हम सभी लोग जानते हैं, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, ये तो आपका 6-7 क्लास से ही है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ डिटेल में, अब आज जो है उसको डिटेल में कराऊंगा, सिर्फ अभी उतना ही नहीं, वो तो उतना पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज उसको पूरा लिंक करके डिटेल में कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से, आप ऐसा मत होइएगा। तो कह रहे हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बोलते हैं ना, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इन्होंने एक वर्ड दिया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में इन्होंने कहा। अब मुद्दे वाली बात यह है कि इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोनों लोगों ने यही बात कहा, भले उन्होंने, एक ने जूलॉजी पे काम किया, एक ने बॉटनी पे काम किया, लेकिन दोनों लोगों ने यही बात कहा कि सेल क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे ना, लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा, हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम किसी की बात कर ले, ध्यान रखिएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे आपके वो प्रोकैरियोट्स हो और चाहे आपके यूकैरियोट्स हो, अगर हम लोग एक्सेप्शन छोड़ दें, अगर हम लोग एक्सेप्शन छोड़ दें, एक्सेप्शन में हम लोग जैसे वायरस की बात करते हैं ना, तो वायरस को छोड़ दें, कुछ एक्सेप्शन है उनको छोड़ दिया जाए, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्रोकैरियोट हम ले लें, प्रोकैरियोट भी क्या होगा, अगर हम लोग प्रोकैरियोट का एग्जांपल ले लें, बैक्टीरिया ले लें, तो बैक्टीरिया भी क्या है, आपका एक सेल है। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगा, एक सेल हो जाएगा। और अगर हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं, तो चाहे हम कार्डेटा ले लें, चाहे नॉन कार्डेटा ले लें, ब्रायो ले लें, टेरिडो ले लें, जिम्नो ले लें, एंजियो ले लें, एल्गी ले लें, फंजाई ले लें, सब कुछ भी ले लें, कुछ भी ले लें,
वो कम से कम एक सेल से मिलकर बना होगा, ध्यान दीजिएगा, वो कम से कम एक सेल से मिलकर बना होगा, एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होगा। अभी हम सेल के ही बेस पे, ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग सेल के ही बेस पे हम लोग सेल को डिवाइड करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। किसके बेस हम लोग डिवाइड करेंगे? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, अच्छे से डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे आपका वो प्रोकैरियोट हो और चाहे आपका वो यूकैरियोट हो, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो वो कम से कम एक सेल से मिलकर बना होगा। तो इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों ने एक एक कंक्लूजन पे निकले, भाई चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये कम से कम आपका एक सेल से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब एक से ज्यादा का भी बना होगा या मिनिमम तो आपका एक का बना ही होगा। अब एक चीज और जोड़ दो, इन्होंने एक चीज और जोड़ दी है इसमें क्या होगा? सेल is the structural and functional unit of life and functional unit of life ना, unit of life। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबी क्लास होगी ना, थोड़ा सा लंबी क्लास होगी, तो जो पीछे हमने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, उसको भी कवर कर लेंगे और आगे वाली जो स्टोरी है उसको भी हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा क्योंकि वो बैकग्राउंड आपको बताना पड़ेगा, अगर वो बैकग्राउंड नहीं बताएंगे तो फिर आगे वाली कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो दूसरी चीज इसे के बेस हम लोग कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक बात मैंने आपको और बताया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपसे एक बात ये कहा था कि ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि ये क्या होता है? सेल ना, आप सभी लोग जानते हो ना, सेल से क्या बनेगा? सेल से क्या बनेगा? आपका टिश्यू बनता है ना, क्या बनता है? आपका टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? आपका ऑर्गेन्स बनता है ना, क्या बनता है? आपका ऑर्गेन्स बनता है। ऑर्गेन्स मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका ऑर्गेन सिस्टम बन जाएगा ना, क्या बन जाएंगे? आपके ऑर्गेन सिस्टम बन जाएगा ना, ऑर्गेन सिस्टम बन जाएगा। और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बन जाएगा? आपका बॉडी बन जाएगी ना, क्या बन जाएगा? बॉडी। और बॉडी मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक की बात करते हैं हम लोग ना। तो ये बात तो ना, ढेर सारे सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा? आपका टिश्यू बनेगा। टिश्यू को सर बता रहे हैं ना, प्लांट में टिश्यू सर डिटेल में बता रहे हैं, एनिमल में हम आपको बताएंगे डिटेल में। फिर इस ढेर सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बन गया? आपका ऑर्गन बन जाएगा। ऑर्गन से क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बन जाएगा? हमारी बॉडी बन जाएगी। भाई अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो अपनी बॉडी में क्या होगा? लिवर होगा। लिवर क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है। किडनी है, क्या है? आपका एक ऑर्गन सिस्टम है। आपका पैनक्रियाज हो गया, हार्ट हो गया, इस तरीके से आपका स्टमक हो गया, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या करते हैं? हमारी एक बॉडी का निर्माण करते हैं या हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, फाइनली ये जो हमारी बॉडी बनी है, ये बनी किससे है? ये बनी हुई है आपका सेल से मिलकर बनी हुई है ना। अगर हम इसी तरीके से प्लांट के केस की बात कर लेते हैं तो प्लांट में भी यही काम होती है। लीव हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, जो कुछ आप देखेंगे वो सब किससे मिलकर बना हुआ? सेल का मिलकर बना है। आप जाइलम की बात करते हैं, फ्लोएम की बात करते हैं, सर पढ़ा रहे हैं ना जाइलम फ्लोएम, तो वो सब सारी चीजें किसकी बनी होती हैं? वो सब आपका सेल से ही मिलकर बना होता है। तो सेल से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, इस तरीके से आपका फाइनली क्या हो जाएगा? आपका बॉडी बन जाएगी। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट क्योंकि एक ही सेल से मिलकर बना होता है। ज्यादातर जो प्रोकैरियोट होते हैं वो क्या होते हैं? एक सेल के मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होता है? एक सेल से मिलकर बना होता है, एक ही सेल होगा। तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया क्या होता है? एक सेल से मिलकर बना होता है। तो वहां पे हम लोग टिश्यू की बात नहीं करेंगे, वहां पे हम लोग ऑर्गन सिस्टम की बात नहीं करेंगे। तो आप कभी सुने होंगे क्या बैक्टीरिया में कि ये लिवर है, बैक्टीरिया में ये लिवर होता है, किडनी होता है, पैनक्रियाज होता है? कभी सुना है आपने? नहीं सुना होगा ना। ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा मैं समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कह रहे हैं कि ये सेल है, सेल से टिश्यू बनेगा, तो मान लीजिए आपका एक सेल हो गया, ठीक, आपका ये सेल हो गया, फिर ऐसे करके क्या हो जाएगा? और सेल हो जाएगा, ऐसे करके और सेल हो जाएगा, ऐसे करके और सेल हो जाएगा, ऐसे करके और सेल हो जाएगा ना, ऐसे करके ढेर सारे सेल आपस में मिलेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आपका एक टिश्यू बनेगा ना। सर बता रहे हैं ना आपको, प्लांट में आपको बता रहे हैं टिश्यू के बारे में। तो ऐसे ढेर सारे सेल आपस में जुड़ते जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ढेर सारे सेल आपस में क्या करेंगे? जुड़ते जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा। ऐसे करके आपका क्या हो जाएगा? नीचे भी अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका ऐसे करके टिश्यू बन जाएगा, ऐसे करके आपका टिश्यू बन जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो टिश्यू बन रहा है, सेल से जो आपका टिश्यू बन रहा है, इसमें एक सेल दूसरे सेल से जुड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा,
इसमें एक सेल से दूसरे सेल से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ये सेल आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। लेकिन आप देखो, आप बैक्टीरिया में भी आप बात करते होगे ना, तो बैक्टीरिया में भी आपने देखा होगा ना, ढेर ऐसी करके आपको चेन मिल जाएंगी ना, ढेर ऐसी करके आपकी चेन मिल जाती है। तो बैक्टीरिया में टिश्यू नहीं होता है, बैक्टीरिया में कॉलोनी होती है। क्या होती है, बैक्टीरिया में कॉलोनी होती है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर ढेर सारी बैक्टीरिया एक साथ मिल जाए तो भले उस पास पास है, ध्यान रखिएगा, ढेर सारी बैक्टीरिया जो है एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं, एक क्लस्टर बना लें, भले एक चेन बना लें, जैसे यहाँ पे भी क्या बन रही है, एक चेन बन रही है, भले एक चेन बना लें, लेकिन उनको हम टिश्यू नहीं बोलेंगे। उनको टिश्यू हम क्यों नहीं बोलेंगे, उनको टिश्यू इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से ज्वाइन नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, ये अंतर है। देखो टिश्यू के लिए क्या होगा, जो सेल बन रहा है, एक सेल से दूसरा सेल आपस में जुड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये सारे सेल आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ जुड़ करके क्या कर रहे हैं, आपका चेन बना रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में भले आपका चेन बन गया है, हम आपको जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तो हमें बताएंगे, बैक्टीरिया में भले ही आपका चेन बन गया है, वो एक कॉलोनी टाइप की बन गई है, लेकिन वो आपस में जुड़ी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपके सेल आपस में जुड़ रहे हैं ना, यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं सेल जंक्शन, ध्यान रखिएगा, हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें क्या बनता है, सेल जंक्शन बनता है ना, ये क्या हो जाएगा, सेल जंक्शन हो जाएगा। मतलब एक सेल दूसरे सेल से वाया सेल जंक्शन, सेल जंक्शन के थ्रू जुड़ते हैं ना, कैसे जुड़ते हैं, सेल जंक्शन के थ्रू जुड़ते हैं, और इसमें कुछ आपके प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सेल जंक्शन ना, क्या बोल देंगे इसे हम लोग, सेल जंक्शन बोलते हैं ना, सेल जंक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है ना, क्या होती है हम आपको बताऊंगा आगे, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं। मतलब दो सेल को जोड़ने का ये जो प्लेस है, ये आपको जो प्लेस दिख रहा है, ये आपको जो प्लेस दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, सेल जंक्शन बोलेंगे। और ये जो सेल जंक्शन मतलब, सेल जंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, सेल का वो पोजीशन जहां से दो सेल को आपस में जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, सेल का वो पोजीशन जहां से दो सेल को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ जोड़ कर क्या करेंगे, हम ढेर सारे सेल को आपस में जोड़ते जाएंगे, तो फाइनली से हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनली हम लोग इसे बोलेंगे टिश्यू बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, टिश्यू बोलेंगे ना, ये हमारा टिश्यू हो जाएगा। यही केस आपका प्लांट में भी होगा, और यही केस आपका क्या हो जाएगा, एनिमल में भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यही केस आपका प्लांट में भी हो जाएगा, और यही केस क्या हो जाएगा, आपका एनिमल में भी होगा। अब देखो, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में क्या होता है, आपने देखा होगा ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर बना होता है ना, आपने देखा होगा ना, ऐसे करके बना होता है ना, ढेर आपने देखा होगा ना। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वगैरह के बारे में लोग बात करेंगे, तो कई सारी बैक्टीरिया होती है, ऐसे करके बनी होती है, ऐसे करके आपका चेन के फॉर्म में बनी होती है। लेकिन वहां पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे इसको हम टिश्यू नहीं बोलेंगे। क्यों टिश्यू नहीं बोलेंगे, ये कॉलोनाइज हुई है, ये सीक्वेंस में भले हो गई हैं, लेकिन इनके बीच में जंक्शन नहीं बना है, ध्यान रखिएगा, इनके बीच में जंक्शन नहीं बना है ना, यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं बना हुआ है, ये आपस में इस तरीके से अटैच नहीं है, कोई प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना इतनी बात, कि अगर एक सेल है, उस सेल से हमें टिश्यू बनाना है, तो टिश्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेल को आपस में जोड़ना होगा। अगर इतनी बात आप सबको क्लियर हो गया हो तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करें, रिस्पॉन्स करें भाई। अगर सभी लोगों को टिश्यू के बारे में ना, अगर सभी लोगों को टिश्यू के बारे में और बैक्टीरिया की कॉलोनी के बारे में अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार रिस्पॉन्स करें। देखो, इधर से जो बॉडी बन रही है ये भी सेल से मिलकर बनी है, और इधर ये जो बॉडी बनी है ये भी आपका सेल से मिलकर बनी है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपका सेल से मिलकर बना है, ये भी आपका सेल से मिलकर बना है। बट अंतर क्या हो रहा है, अभी हम आपको बताएंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये सब एग्जांपल किसका हो जाएगा, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग किसमें आते हैं, हम लोग आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, किसमें आते हैं हम लोग आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं ना, सही बात है कि नहीं। अब देखो, ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिसेलुलर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका, ये यूनिसेलुलर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका ये यूनिसेलुलर। तो अभी आपको बताऊंगा, मतलब आप देखो, कोई सेल अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से मिलकर बना होगा, ध्यान रखिएगा,
कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से मिलकर बना होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। अब देखो ये सब एक ही सेल से मिलकर बना है, ठीक है, बैक्टीरिया एक ही सेल से मिलकर बना होगा, और इधर वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, ढेर सारे सेल से मिलकर बन जाएंगे। जैसे हम लोग हैं, अपने लोग क्या हो जाएंगे, मल्टीसेलुलर में आ जाएंगे ना, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा सब आपके मल्टीसेलुलर है। मोस्ट ऑफ देम जितने यूकैरियोट्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ देम जितने यूकैरियोट होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो सब क्या होते हैं, आपके मल्टीसेलुलर होते हैं ना, क्या होते हैं, सब मल्टीसेलुलर होते हैं। हाँ, वो बात ही बात है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मेरी बात समझिएगा, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी कम और ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोई बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है तो उसमें नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, कम होंगे, सही बात है नहीं। अगर एक एग्जांपल ले लो आप, एग्जांपल एक रैबिट है या माइस ले लो, माइस, अब माइस ले लो और ह्यूमन को कंपेयर कर लो, माइस को ले लो और ह्यूमन को कंपेयर कर लो, और इसमें कह दिया जाए कि माइस और ह्यूमन में कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा है, या आप जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, आप रैबिट ले लो या कुछ आप पैरेट ले लो, आप जो है कुछ और ले लो जो बहुत छोटा आपका, भले वो यूकैरियोट है, और आप एक ह्यूमन के ले लो। अब कहोगे भाई दोनों में कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है ह्यूमन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वो छोटा सा है और ह्यूमन इतना बड़ा है, तो हमारे में नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, मिलियन है ना, हमारे हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो मिलियन में है ना, मिलियन में है। हो सकता है कि जो और छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो आपके भले ही यूकैरियोट्स हैं, लेकिन उनमें उतना सेल नहीं होगा। तो कहने का मतलब होंगे दोनों मल्टीसेलुलर, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे आपका कम और ज्यादा होंगी। किसी की बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी और किसी की बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी कम कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन क्या होंगे आपके, वो मल्टीसेलुलर ही होंगे। तो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गया होगा ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा ना। तो अब आप देखो यहाँ पे हम लोग लौटते हैं, फिर वहां पे लौटते हैं। तो ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, कौन थे आपके, आपका सिल्डन और स्वान, इन्होंने दोनों के केस पे जो स्टडी किया, प्लांट और एनिमल पे इन्होंने जो स्टडी किया, तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई अब देखो, इन्होंने कहा कि मान लो ये हमारी बॉडी बनी है तो किससे मिलकर बना होगा, आपका सेल से मिलकर बना होगा। दूसरा लाइन मैंने आपसे क्या कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या हो जाएगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मतलब करें जो सेल है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी की जो फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का जो फंक्शन है, इसको कौन डिफाइन कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है सेल। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम लोग ऑर्गेन सिस्टम की बात कर लें, किसकी बात कर लें, ऑर्गेन सिस्टम की बात कर लें। अब इस ऑर्गेन सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, लिवर हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा ना, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे आपके ऑर्गन सिस्टम हो जाएंगे। तो आप बताओ जितने ऑर्गन सिस्टम है, मैं यही तो बात कह रहा हूँ आपसे, जितने ऑर्गन सिस्टम है ये सब क्या होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। जितने भी ऑर्गन सिस्टम है ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अब जो ध्यान देने वाली बात है, आप मुझे बताओ क्या हार्ट जो है वो किडनी जैसा स्ट्रक्चर है, हार्ट का स्ट्रक्चर किडनी जैसा है क्या, नहीं है ना। हार्ट का स्ट्रक्चर जो है पैनक्रियाज जैसा है क्या, पैनक्रियाज का जो लिवर जैसा है क्या, नहीं है ना। जितने ऑर्गन सिस्टम है, सारे ऑर्गन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और इनके फंक्शन भी सेम होते हैं क्या, नहीं, इनके फंक्शन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मतलब जितने ऑर्गन सिस्टम है वो सेल से ही मिलकर बने हैं, ध्यान रखिएगा, जितने ऑर्गन सिस्टम है वो सब सेल से ही मिलकर बने हैं। लेकिन सारे ऑर्गन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग हो रहा है, इसको कौन डिफाइन कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है आपका सेल ही डिफाइन कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप देखो, मैंने आपसे जो कहा, ये कहानी अपना सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ना, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो सेल थ्योरी का जो पहला वाला कॉन्सेप्ट दिया था, उसने किसने दिया था, दिया था सिल्डेन और स्वान ने दिया हुआ था। अब देखो ये बात तो सही कह रहे हैं, अच्छा ये प्लांट और एनिमल दोनों की बात हो गई,
लेकिन इस सेल थ्योरी को हम कंप्लीट सेल थ्योरी नहीं कहेंगे ना, इस सेल थ्योरी को हम कंप्लीट सेल थ्योरी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं कहेंगे कि इसमें ये लोग बताने में फेल हो गए। ध्यान रखिएगा, ये लोग ये बात बताने में फेल हो गए कि जो नया सेल आ रहा है, जो नया सेल बन रहा है, वो एक्चुअली में आ कहां से रहा है ना। तो जो जैसे मान लो भाई एक सेल है, तो सेल के बाद क्या होगा, और भी सेल बनेगा ना भाई। अगर एक सेल है तो एक सेल से क्या कोई बॉडी बन जा रही है क्या, नहीं बन रही है ना। बहुत सारी, जैसे हम लोग की बात कर लेते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर में मिलियन ऑफ सेल है ना। ये जो मिलियन ऑफ सेल है, ये आए कहां से है, ये मिलियन ऑफ सेल आए कहां से हैं। तो ये लोग ये बताने में फेल हो गए कि जो नया सेल है वो एक्चुअली में कहां से आया हुआ है। तो उस नए सेल को कंप्लीट किसने किया, रूडोल्फ विरकाउ ने ना। किसने कंप्लीट किया, रूडोल्फ विरकाउ, एक साइंटिस्ट है रूडोल्फ विरकाउ। रूडोल्फ विरकाउ ने क्या कहा, उन्होंने कहा न्यू सेल ना, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ध्यान रखिएगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल ना। तो इन्होंने कहा है कि जो नया सेल बना हुआ है, वो जो नया सेल आ रहा है, वो अपने पुराने वाले सेल से आ रहा है ना। तो जो नया सेल एराइज हो रहा है, वो कहां से हो रहा है, अपने पुराने वाले सेल से एराइज हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा ना। मतलब जैसे क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका ये एक सेल है, अब इससे क्या हो जाएगा, दो सेल बन जाएगा ना। ये आपका क्या बन जाएगा, दो सेल बन जाएगा। अब ये जो दो सेल बना है, किससे बना, अब ये जो ये न्यू है ना, ये न्यू हो गया, तो ये किससे बना है, अपने पुराना, इसका पुराना वाला ये हो जाएगा ना। अब इससे क्या होगा, आपका दो और बन जाएगा ना, इससे आपका दो और बन जाएगा, इससे भी क्या होगा, आपका दो और बन जाएगा ना, इससे दो और बन जाएगा। इसका पुराना ये हो जाएगा, इसका पुराना ये हो जाएगा, इसी तरीके से इसका पुराना ये हो जाएगा, इसका पुराना क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। फिर फर्दर क्या होगा, आपका ये डिवाइड होगा ऐसे करके ना, फिर आपका ऐसे करके ये फिर डिवाइड होगा ना, फिर ऐसे करके आपका क्या होगा, ये भी डिवाइड होगा, ऐसे करके ये भी आपका डिवाइड होगा। अब इसका पुराना ये हो जाएगा, इसका पुराना ये हो जाएगा ना। इसी तरीके सब में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो नया सेल बन रहा है, जो नया सेल बन रहा है, उधार की अपने जस्ट पुराने वाले सेल से मिलकर बना है। मतलब जो नया सेल बन रहा है, वो अपने जस्ट पुराने वाले सेल से मिलकर बना है। इसका मतलब सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। इन्होंने क्या कहा, ये सारा काम कैसे होगा, वाया सेल डिवीजन ही होगा ना भाई। ये सेल है, इसका क्या होगा, आपका सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा, आपका इंटरफेज होगा। इंटरफेज में क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा, यस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आपका G2 फेज हो जाएगा। फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। जब हम आगे पढ़ाएंगे ना, हम आगे सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपका ये कहानी आपकी बढ़ती जाएगी। तो नए सेल क्या हो जाएंगे, आपके बनते जाएंगे। तो मतलब क्या हो जाए, अब सेल थ्योरी क्या हो गई, आपकी कंप्लीट हो गई। तो मतलब सील्डन, स्वान और रूडोल्फ विरकाउ, रखिएगा, सील्डन, स्वान और रूडोल्फ विरकाउ, इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया, सेल थ्योरी को कंप्लीट किया। आज हम जिस सेल के बारे में बात करते हैं, उसी सेल को कंप्लीट किन लोगों ने किया था मिलके, सील्डन, स्वान और रूडोल्फ विरकाउ ने। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी बोलते हैं। ये किस किस ईयर में दिया गया था, ये ना, ये किस किस ईयर में दिया गया था, इसको तो हम पढ़ेंगे ना। ये अभी हम लोग जो है जो थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी में हम लोग ईयर के वाइज देख लेंगे ना। बट अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, तो आप सभी लोग एक बार आप रिस्पॉन्स करें। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं, डिटेल में बात करने चल रहे हैं, ठीक है। सेल के बेस पे हम जानते हैं ना, जो सेल होता है, सेल हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल ना। आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें ढेर सारी चीजें आप लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको ढेर सारी चीजें ऐसी बताएंगे जो आप नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। ढेर सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं ढेर सारी चीजें आपको ऐसे बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। और वो आपके काम का होगा। और मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको मैं रटा नहीं रहा हूं, आपको मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आप चीजों को समझने का प्रयास करिए, आपको चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगी। अगर सभी लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी, सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया हो, किसके बारे में, सेल थ्योरी। अभी हम आपको बता रहे हैं सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। अब फिर हम आपको बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्योरी बताएंगे, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। आज हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं, वो सिंगर और निकोल्सन के बारे में बात करते हैं ना। किसके बारे में बात करते हैं, सिंगर और निकोल्सन के बारे में बात करते हैं ना। आज हम लोग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था कि हम पहले से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंगर और निकोल्सन ने जो दिया था फ्लूइड मोजेक मॉडल,
फ्लूइड मोजेक मॉडल पहले ही नहीं आ गया था, उसके पहले भी कुछ थ्योरी दी गई थी, उसके पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे। हमें उनके बारे में भी क्या करना है, डिस्कस करना है, और क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। ध्यान दीजिएगा ना। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां तक बात आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग डिटेल में बात करने चल रहे हैं। थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ थ्योरी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एक मिनट, कुछ थ्योरी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा सा काम देगा ना, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग। एक मिनट, थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग ना, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। एक मिनट, ओके, थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। फिर थोड़ा देखिए, एक मिनट, देखिए, एक मिनट एक मिनट भाई आप लोग, एक मिनट आप लोग। यार यार कहाँ जा रहा है। बेटे बेटे थोड़ा सा रुकिए आप लोग, एक मिनट, बस एक मिनट। चलो देखो, देखिए आप यहां से कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, हम लोग सेल की बात कर रहे हैं ना, दिख रहा होगा ना आपको, अच्छे से दिख रहा होगा ना। देखिए अभी थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एक एक चीज जितना पढ़ते जा रहे हैं ना, उतना हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू हम लोग देखते जाएंगे ना। देखो क्या लिखा गया है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। देखो ये हमें जो कोई पीपीटी लेने की जरूरत नहीं है, हमें कोई पीपीटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आपको थ्योरी भी चाहिए ना, क्योंकि आपको थ्योरी भी चाहिए, और टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी में क्या होता है, बहुत बेसिक चीजें पढ़ानी होती है ना, बहुत बेसिक चीजें पढ़ानी होती हैं। आपको साइंटिस्ट का नाम जो है, आपको ईयर भी आपको आता है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है ना। तो सारी डेटा को याद करना कोई जरूरी तो है नहीं, हम आपको ऐसे करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जहां जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, तहां तहां पे हम पीपीटी आपको यूज कर लेंगे ना। तो कह रहे हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए क्या बात करें, स्ट्रक्चर, फिर क्या आ रहे हैं, फंक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी ना। तो कह रहे हैं कि जब हम लोग सेल बायोलॉजी की बात करते हैं, तो सेल बायोलॉजी हम लोग क्या बात करते हैं, हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसकी ना, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके फंक्शन की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ की बात करते हैं। भाई जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो ग्रोथ डिपेंड करती है सेल के ऊपर ही तो डिपेंड करती है ना। हम आगे बात करें उसके बारे में, हमारा ग्रोथ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। रिप्रोडक्शन में भी हम लोग जो बात करते हैं ना, एम्ब्रियो वगैरह की बात करते हैं, तो वो भी क्या होता है, आपका सेल होता है। एंड जेनेटिक्स ऑफ द सेल ना, सेल का जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स मतलब क्या हो जाएगा, उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हो जाएगी। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म मतलब क्या हो जाएगा, उसमें डीएनए का कंटेंट, उसमें आरएनए का कंटेंट है ना। अब जैसे आपको याद हो तो मैंने आपको बताया हुआ था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो आपका यूकैरियोट होता है, यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है, उसमें जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है ना, अभी हम लोग बात करेंगे ना।
तो यूकैरियोट का जो डीएनए होता है वो क्या होता है आपका डबल हेलिक्स होता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर दो इंपॉर्टेंट चीजें और होती हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अभी फिर आपको बताऊंगा। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जो जेनेटिक मटेरियल मतलब जो डीएनए होता है वो क्या होता है आपका सर्कुलर होता है। मतलब न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियम जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा आपका सर्कुलर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जब बैक्टीरिया की बात करते हैं, प्रोकैरियोट की बात करते हैं, उसमें भी जो डीएनए होता है वो क्या होता है आपका सर्कुलर होता है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये जो सारी मैकेनिज्म हम लोग बात करते हैं, तो सेल के अंदर जो बात करेंगे तो उसी की जो स्टडी करते हैं उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं ना। ये तो बहुत बेसिक बात है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। अब अगर हम लोग इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं ना, द डिस्कवरी ऑफ द सेल ना, आप जानते हैं, देखिए आपके एग्जाम में आता है ना, ये क्या हो जाए 1665 ना, 1665 ईस्वी में साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक ना, कौन थे आपके रॉबर्ट हुक ना, लुक एट कॉर्क ना अंडर अ माइक्रोस्कोपी। कॉर्क आपको तिवारी से पढ़ाएंगे ना, कॉर्क कैम्पियम, कैम्बियम पढ़ा रहे होंगे ना, कॉर्क कैम्बियम पढ़ा रहे होंगे, आज टिश्यू पढ़ा रहे हैं ना, तो वहां पे आपको कॉर्क के बारे में बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया था कि जो रॉबर्ट हुक थे, ये जो है ये माइक्रोस्कोपी है ना, ये माइक्रोस्कोपी है। माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत ना, माइक्रोस्कोपी के अंडर, अगर आप जो है एमएससी किए होंगे तो एमएससी में आपको प्रैक्टिकल कराया गया होगा और माइक्रोस्कोपी कराया होगा। तो उस माइक्रोस्कोपी के अंदर इन्होंने क्या किया, जो कॉर्क सेल थी ना, जो कॉर्क सेल थी वो, हम कॉर्क सेल आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है, कॉर्क सेल आपको तिवारी सर बताएंगे। ठीक है, आपको जब आप प्लांट पढ़ रहे हैं, तिवारी सर ऑलरेडी प्लांट पढ़ा रहे हैं, तो उसमें तो आपको सब बताएंगे ना, तो वहां पे इसका टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो कॉर्क सेल था, देखिए ये सबसे पहले की बात है, जब पहली बार हम सेल के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे ना, जब हम पहली बार सेल के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, ये तब की बात है। तो कह रहे हैं कि जो कॉर्क था उसकी स्टडी कहां पे किया गया था, उसकी स्टडी किया गया था आपका माइक्रोस्कोपी के अंदर। और जब माइक्रोस्कोपी के अंदर डाला गया, आप अभी देखे होंगे, जब माइक्रोस्कोपी के ना एक आपका प्लेट होती है ना, एक प्लेट होती है, उसको हम क्या करते हैं, स्टेनिंग कर देते हैं ना। एक प्लेट होती है, उस प्लेट पे क्या करते हैं हम लोग, सैंपल रखते हैं, उस सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। और स्टेन करने के बाद उस सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी के अंदर रख देते हैं। और फिर जब हम माइक्रोस्कोपी से देखते हैं तब क्या होता है, हमें उसका एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, मतलब जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं उसको हम क्या करते हैं, जब माइक्रोस्कोपी के नीचे रखते हैं और माइक्रोस्कोपी में रख के उसको हम देखते हैं, उसका डिटेल में बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो जो आपका ये रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क को कहां रखा, माइक्रोस्कोपी के अंदर रखा। तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया उनको क्या दिखा, एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। चैम्बर से हमारा घर होता है ना, तो घर में भी क्या होते हैं, कई सारे रूम होते हैं ना, जो घर होता है घर में क्या होते हैं, कई सारे रूम होते हैं ना। तो जो वो कई सारे रूम होते हैं एक चैम्बर तरीके से दिखाई देता है ना, मतलब कंपार्टमेंट दिखाई देता है ना। तो ये इन्होंने जो सेल के बारे में, अभी हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे ना, तो सेल में क्या होता है, ढेर सारी ऑर्गेनली होती है ना भाई, आपका न्यूक्लियस होगा, राइबोसोम होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, पैराक्सीसोम होगा, तमाम तरीके क्या होते हैं आपकी ऑर्गेनली होती हैं। तो उन्होंने उस ऑर्गेनली को एक कंपार्टमेंट कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये कंपार्टमेंट है। अभी उनको ये बात नहीं पता था, ध्यान दीजिएगा, अभी उनको ये बात नहीं पता था कि ये क्या है, ये आपका जो है, ये जो आपके कंपार्टमेंट टाइप के दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली में ये है क्या, ये क्या क्या करते हैं। क्योंकि अभी बिगिनिंग हो रही है, अभी तो शुरुआत हो रही है। किसकी शुरुआत हो रही है, सेल के डिस्कवरी की शुरुआत हो रही है। इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं अभी एक साथ नहीं बताया जा सकता है ना, बहुत सारी चीजें एक साथ बताना संभव नहीं था। तो बस उन्होंने इतना कहा, ये जो आपका एक माइक्रोस्कोपी के अंदर इन्होंने कॉर्क को देखा, तो इन्होंने कहा एक चैम्बर लाइक आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो उसी को उन्होंने क्या कहा, सेल कहा ना, इसी को इन्होंने क्या कहा, सेल कहा। यहां तक बात समझ में आया। तो सेल के बारे में सबसे पहले किसने कहा, सेल, ये आपका एक क्वेश्चन यही बन जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा। सेल के बारे में जो सबसे पहले बताया वो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोपी में देखा और नाम दिया इन्होंने, सेल दिया ना, इन्होंने क्या कहा, सेल। अब देखो यहाँ पे फिर कह रहे हैं आगे बढ़ के 1665 से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, लगभग 16 से 75 तक ना, आप जानते हैं ना, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक, बड़ा इंपॉर्टेंट है,
इनका मेडिकल के फील्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इनका मेडिकल के फील्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो है एंटी वान लीवेनहॉक, ये भी माइक्रोस्कोपी पे वर्क कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, ये भी जो है क्या कर रहे थे, आपका माइक्रोस्कोपी पे वर्क कर रहे थे। और जब ये माइक्रोस्कोपी पे वर्क कर रहे थे तो इन्होंने कहा ये माइक्रोस्कोपी पे वर्क कर रहे थे, स्टडीज ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसकी स्टडी कर रहे थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड वाटर ना, जो पॉन्ड वाटर होता है उन्होंने वहां पे क्या कर रहे थे ना, लाइक यू डिड इन लैब, ही कॉल्ड देम एनिमल क्यूज ना, ये क्या कर रहे थे, ये जो है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। अब इनसे क्या मिला, इनसे क्या मिला, इसको समझने का प्रयास करिए, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये क्या कर रहे थे, तो ये जो आपके एंटीमान ल्यूवेनहॉक थे, ये भी क्या कर रहे थे, माइक्रोस्कोपी से लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा आपका, पॉन्ड वाटर। और आप जानते हैं पॉन्ड वाटर में क्या क्या होता है, आपको पता है पॉन्ड वाटर में ढेर सारी चीजें मिल जाती है ना, तो क्या कर रहे थे वहां पे स्टडी कर रहे थे ना। तो क्या हो जाएगा 1838 से 1839 जर्मन साइंटिस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, यही बात हम लोग कर रहे थे, करेक्ट, 1838 से 1839 जर्मन साइंटिस्ट थे, कौन थे, सील्डेन थे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, यही बात हम लोग बात कर रहे थे ना अभी, कह रहे हैं कि 1838 टू 1839 जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था आपका, सील्डेन और स्वान था। इन्होंने आपका आगे स्टडी किया और उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं ना, किससे बने होते हैं, आपका सेल से मिलकर बने होते हैं। दिस फॉर्म ना द बेसिस ऑफ द सेल थ्योरी ऑफ द बायोलॉजी, इसी के बारे में हम लोगों ने अभी डिटेल में आपको बताया है ना। तो ये बेसिक कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड चीजें थी, होपफुली आप सभी लोगों को ये डिस्कवरी से रिलेटेड जो चीजें हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ये पीपीटी को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इस पीपीटी को मैं अपलोड कर दूंगा, बाद में आप क्या करिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा ना। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ तक किसी कोई डाउट होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं ना, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सेल थ्योरी में वही बात करें, देखो अब सेल थ्योरी अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है ना, जो डिटेल हम लोगों ने बात किया है, थोड़ा सा देख लीजिए आप, छोटा छोटा थोड़ा देख लीजिए। तो क्या करें, द सेल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी ना, करें द सेल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी ना, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया ना। तो एक बात तो मैंने आपको बता ही दिया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, अब इसमें क्या हो जाए, ऑल की बात करें ना, एनिमल्स हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे एंड माइक्रोब्स हो जाएंगे। माइक्रोब्स मतलब क्या हो जाएगा, आपका बैक्टीरिया हो जाएगा ना, मतलब क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइक्रोब्स हो जाएगा, आर मेड अप ऑफ वन। अभी मैंने आपसे कहा, यही बात मैंने आपसे कहा, ये जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे आपके ये प्रोकैरियोट हो, चाहे आपके ये यूकैरियोट हो, चाहे आपके ये प्लांट हो, चाहे आपके ये एनिमल हो, ये कुछ भी हो, ये कम से कम एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होंगे। क्या होंगे, ये कम से कम एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होंगे, ये बात हम सभी लोगों को समझना है। तो ये आपका एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होंगे। अब ये प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं, यूकैरियोट भी हो सकते हैं, वो हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे ना, वो सब बात की बात है। बट अब लेकिन देखो कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन हमने क्या कहा, वायरस के बारे में बताया ना, तो ये कहानी तो हमने डिटेल में आपको समझा ही दिया है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपसे कहा ना रूडोल्फ विर्काउ, देखो यहाँ पे रूडोल्फ विर्काउ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप देखिए ये पूरी सीपीटी में और ज्यादातर बुक में यही समस्या है, ज्यादातर बुक में यही समस्या है। अब भले ही योगदान रूडोल्फ विर्काउ का काफी अच्छा है, रूडोल्फ विर्काउ का जो योगदान है वो भले ही काफी अच्छा है, क्योंकि क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बड़ी बात उन्होंने कहा था, लेकिन यहाँ पे इनके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। फिर अगला जो सेल थ्योरी के बारे में बात हो जाएगी, करें ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी यूनिसेलुलर, अभी मैंने आपको बताया कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टीसेलुलर क्या होता है। मैंने आपसे बताया ना यूनिसेलुलर मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बनी है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। मल्टीसेलुलर क्या हो जाएंगे, हाँ जैसे हम लोग किस में आते हैं, मल्टीसेलुलर में आते हैं, हम लोग मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं तो किस में आ जाएंगे, मल्टीसेलुलर में आ जाएंगे। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, अब आपको पढ़ा रहे हैं ना तिवारी सर, या हम पढ़ाएंगे आपको ना डिटेल में, मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ाएंगे ना।
तो जिसमें अच्छा एक बात बताओ, कोई भी सेल है उसको काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? बताओ भाई। कोई अगर सेल है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको काम करने के लिए क्या होगा? मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत होगी। अब एनर्जी की जरूरत होगी, अब चाहे अब देखो एनर्जी की जरूरत होगी तो उसे फूड सोर्स की जरूरत होगी, फूड खाना की जरूरत होगी। अब खाना कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड सोर्सेज होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे अब देखो मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाए, हम रिस्पिरेशन की बात करते हैं, रिस्पिरेशन में हम लोग एरोबी रिस्पिरेशन की बात करते हैं, एनारोबी रिस्पिरेशन की बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे। तो कहने के सिर्फ इतना सा मतलब है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या जो सेल के अंदर एक्टिविटी हो रही है, सेल के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, सेल के अंदर ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, या आपका और भी कोई काम हो रहा है, या ना उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है उनको करने के लिए क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। किन की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी हमारी फूड सोर्सेज से आते हैं ना। जो फूड सोर्सेज होते हैं वहां से क्या होता है? एनर्जी मिलती है। तो उसको करने के लिए क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। आपने पढ़ा है ना, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हुआ है, क्रेब साइकिल पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे ना, तमाम सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ना। इसी तरीके से हम लोग लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, तमाम तरीके मेटाबॉलिज्म की हम लोग बात करते हैं। तो उनके थ्रू क्या होता है? एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी जो होती है, चाहे आपका यूनिसेलुलर हो और चाहे आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो इसको यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करके जो अपनी एक्टिविटी होती है उसको क्या करते हैं? ये परफॉर्म करते हैं ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, all metabolic reaction in unicellular and multicellular organism take place in cell। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं, देखो हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं ना। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोसोल में होती है, आगे पढ़ाऊंगा। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोसोल में होती है। लेकिन जब हम लोग क्रेब साइकिल की बात करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये बात भी हम सभी लोगों को ध्यान देना है, कहाँ पे होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ये करें कि जितनी ये आपकी प्रोसेस हो रही है ना, आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, ये चाहे हम यूनिसेलुलर की बात कर लें, चाहे हम लोग मल्टीसेलुलर की बात कर लें, ये सब कहाँ हो रही है? ये सब आपका सेल के अंदर ही हो रही है, ठीक है। फिर अगली बात करें, सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ। देखो ये बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अब यहाँ पे रूडोल्फ विर्काउ की बात कर रहे हैं। देखो नाम तो नहीं लिया गया है ना, नाम तो नहीं लिया गया है, किसके बारे में बताया गया, लेकिन हम आपको बताया है ना रूडोल्फ विर्काउ के बारे में ना। सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल ना, इसके बारे में तो मैंने कहानी आपको बता ही दिया, अच्छे से बता दिया हुआ है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आप देखिए, द स्मॉलेस्ट क्लियरली ना डिफाइंड यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। ये बात भी तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, लास्ट वाली हम लोग बात करते हैं ना, जो लास्ट पॉइंट है, क्या लिखा है? सेल्स कैन बी कल्चर्ड। अच्छा देखो, आपने दो चीज सुना होगा ना, सेल को कल्चर किया जाता है ना। क्या किया जाता है? सेल को कल्चर किया जाता है। तो सेल को कैसे कल्चर किया जाता है? सेल को कल्चर मतलब क्या हो जाएगा? सेल को अगर डिवाइड करवाना है, ग्रोथ करवाना है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक इन विट्रो कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं? इन विवो कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? एक इन विट्रो कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? इन विवो कर सकते हैं। इन विट्रो और इन विवो, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, ठीक है। ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, सेल विट्रो ना, इन विट्रो और इन विवो। देखो अगर कोई काम लैब में हो रहा है, ठीक है, कोई काम लैब में हो रहा है, जैसे देखो आपने कभी बैक्टीरिया का कल्चर किया होगा, नहीं किया होगा? बैक्टीरिया का आपने कभी कल्चर किया होगा ना। तो जब बैक्टीरिया का कल्चर किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो लैब में किया गया है ना। तो इन विट्रो क्या हो जाएगा? आउटसाइड ऑर्गेनिक और सेल के बाहर अगर किसी चीज को करवा रहे हैं, मतलब सेल के बाहर, या हम कह सकते आर्टिफिशियल कोई चीज करा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इन विट्रो हो जाएगा। और अगर हम किसी इनसाइड ऑर्गेनिक के हम अंदर करवा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर करवा रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन विवो बोलते हैं ना। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन विट्रो और इन विवो। इसको क्या करिएगा, आप अच्छे से समझ लीजिएगा ना। तो मुझे लगता है कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अब एक आध दो पॉइंट और समझ लीजिए, ठीक है। एक आध दो पॉइंट और समझ लीजिए, तो फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं और बताता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ना। सेल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं ना, अच्छे से समझ लीजिए। तो फिर हम आपको बताएंगे ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डिटेल में। आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोट यूकैरियोट, कोई आज से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मुझे लगता है 5th 6th क्लास से स्टार्ट हो गया होगा ना, 5th और 6th क्लास से स्टार्ट हो गया होगा।
सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम इसमें ढेर सारी चीजें आपको बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे ना, तो उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में, आपको रटाएंगे नहीं, आपको डायग्राम बना के आपको समझाएंगे, बिल्कुल डायग्राम के बेस पे आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो दोनों सेल्स होंगे उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, डायग्राम बना के ना। तो आप देखिए कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेल में क्या हो जाएगा, सेल आर कॉम्प्लेक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। कहीं जो सेल होता है वो क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स होगा और क्या होगा, आपका हाईली ऑर्गेनाइज होगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये क्या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में फॉलो हो रहा है क्या? आप मुझे बताइए। हमने आपको बताया था लास्ट टाइम में कि जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यह कह रहे हैं कि दे कंटेन न्यूमरस इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या कह रहे हैं, दे कंटेन न्यूमरस इंटरनल स्ट्रक्चर, सम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली व्हाइल अदर डू नॉट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा जो सेल होता है, सेल के अंदर ढेर सारी ऑर्गेनली होती है ना, मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ढेर सारी ऑर्गेनली होती हैं, और वो जो देखो जो अभी रॉबर्ट हुक ने कंपार्टमेंट की बात किया था, रॉबर्ट हुक ने जो कंपार्टमेंट की बात किया था, कंपार्टमेंट में यही बात उन्होंने किया था, ठीक है, कंपार्टमेंट में इन्होंने यही बात किया हुआ था। तो रॉबर्ट हुक ने जो कंपार्टमेंट की बात किया था वो ऑर्गेनली की बात किया था। अब आप देखो जो ऑर्गेनली की बात हो रही है, अब ऑर्गेनली क्या होती है, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होती है और कुछ मेम्ब्रेन फ्री होती है। दो इंपॉर्टेंट बात आ रही है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है और एक मेम्ब्रेन फ्री ऑर्गेनली होता है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो ऑर्गेनली में भी हम लोग बात करेंगे, एक आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होगा, एक क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन फ्री ऑर्गेनली हो जाएगा, एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली हो जाएगा, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली हो जाएगा। 4 पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम लोग को लिखना है, 4 पॉइंट हमें अच्छे समझना होगा आगे चल के। एक एक क्या हमें समझना है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनली होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है ना। अब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए भाई कि आप बताओ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कौन सी होती है, मेम्ब्रेन फ्री ऑर्गेनली कौन सी होती है, तो आप कैसे याद करोगे, आपको डायग्राम बना के हम अच्छे से बताएंगे कि भाई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कौन सी होती है और मेम्ब्रेन फ्री ऑर्गेनली कौन सी होती है ना, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनली होती है जो सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है और कौन सी ऐसी ऑर्गेनली होती है जो डबल मेम्ब्रेन की बनी होती है ना। तो आप देखो जो डबल मेम्ब्रेन की होगी उसमें क्या होगा, एक इनर मेम्ब्रेन होगी एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो क्या जितनी ऑर्गेनली होती हैं सब में आपका इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है, क्या सब में आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है, नहीं सब में नहीं होता है। हम इसको भी सेपरेट करेंगे जब हम मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, तब हम लोग वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आपका मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। वो सब बात की बातें हैं, हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे जो मेनली ये जो स्टेटमेंट कर रहे हैं ये मेनली किसकी बात करेंगे, ये बात कर रहे हैं आपका यूकैरियोट की, क्योंकि हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि जब हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट में मोस्ट ऑफ देम ऑर्गेनली एब्सेंट होती हैं। यही बात तो मैंने कहा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी एब्सेंट होती हैं। ये बात मैंने आप सभी लोगों को बताया था और अच्छे से बताया हुआ था। तो अच्छा ऐसा नहीं है कि पूरा एब्सेंट होती है, भाई राइबोसोम तो होगा ही ना, राइबोसोम तो आपका होता ही है। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम होगा, लेकिन जैसे आपका जैसे न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और तमाम सारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब क्या होती है, आपकी एब्सेंट होती है ना। हम इनके एक एक काम के बारे में भी डिस्कस करेंगे ना। तो यही बात करेंगे, करें सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ये स्पेशली किसकी बात करेंगे, ये बात करेंगे आपका यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड कुछ ऑर्गेनली होगी, कुछ ऐसी ऑर्गेनली होगी जो मेम्ब्रेन फ्री ऑर्गेनली होती हैं। ये कैसे होता है हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल पढ़ेंगे। अगली पॉइंट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सेल कंटेन अ जेनेटिक ना ब्लूप्रिंट एंड मशीनरी टू यूज इट ना। आपको मैंने पहले ही बताया, आपको अभी मैंने बताया कि जो सेल्स होते हैं ये इनका क्या होता है, अपना जेनेटिक कंटेंट होता है ना, इनका अपना जेनेटिक कंटेंट होता है। मैंने आपसे कहा कि जो बैक्टीरिया होगा उसमें भी आपका डीएनए होगा, जो आपका यूकैरियोट होगा उसमें भी आपका डीएनए होगा। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था
कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा, जो आपका यूकैरियोट का न्यूक्लियस होता है उसमें जो डीएनए होगा वो क्या होगा, हेलिक्स के फॉर्म में होगा ना। ये सारी कहानी मैंने आपको बताया है लास्ट वाले लेक्चर में, आप लोग लास्ट वाला लेक्चर देख लीजिएगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास भी आपका क्या होता है, खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वहां पे जो डीएनए होगा वो क्या होगा, आपका सर्कुलर होगा। तो बैक्टीरिया को जो आपका डीएनए होगा, ध्यान रखिएगा, जो बैक्टीरिया का डीएनए होगा वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। ऐसे करके यूकैरियोट में जो न्यूक्लियस का डीएनए होगा वो भी क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। इसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट का आपका डीएनए होगा और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होगा वो भी क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसलेशन करेगा, मतलब क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। और डीएनए का काम सिर्फ यही नहीं होता है, डीएनए का काम सिर्फ यही नहीं होता है, रेप्लिकेशन करना, ट्रांसक्रिप्शन करना और ट्रांसलेशन करना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफर होना होता है ना। क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफर होना होता है ना। तो ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल फीचर हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल फीचर हो जाएगा। किसका यूनिवर्सल फीचर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेल का। ठीक है, अब एक बात आपको और ध्यान देना है, अब यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब आगे एक चीज हम लोग को जो बात करना था ना, वो आगे हम लोगों को बात करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये देखो हमारा जेनेटिक कोड, ठीक है, जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस बनती है जेनेटिक कोड बनती है। तो अभी हम आपको यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं ना, जेनेटिक कोड के बारे में अभी हम आपको नहीं बताने वाले हैं, बताऊंगा अभी नहीं, जब हम आपको मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा ना, जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा तब आपको जेनेटिक कोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, एक एक करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। खैर ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट है इनको आपको सीखना है, बस सीख लीजिएगा, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या, सभी लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हो गया है क्या? अगर सभी लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हो गया हो तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए आप, थोड़ा सा देख लीजिए, तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है। देखो ये रिप्रोडक्शन के बेस पे है ना, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी चीज देखो आप यहाँ पे दिया गया है ना, देखो सेक्सुअल वर्सेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, आप जानते ही होंगे ना, इसके बारे में लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। पहली बात बताएं आप लोग, सभी लोग इतनी बात क्लियर हो गया क्या? अगर इतनी बात क्लियर हो गया हो तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करें ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में, वैसे खैर जानते हैं भाई, ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल आप लोग जानते होंगे ना। देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये भी किस बात पे डिपेंड करता है, ये भी इसी बात पे डिपेंड करता है, सेल के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप सभी लोग जानते हैं सेक्सुअल के बारे में, सेक्सुअल के लिए क्या हो जाएगा, दो मेल और फीमेल का मिलना जरूरी है ना। सेक्सुअल के लिए क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल मिलेंगे, क्या बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, आपका इंब्रियो बनेगा, और इंब्रियो बनने के बाद क्या हो जाएगा, आपका आगे का जो है एक ऑर्गेनिज्म आपका बन जाएगा, तो वो तो आपका सेक्सुअल हो जाता है। तो बेसिक बात है भाई, हर कोई जानता है ना, मुझे नहीं लगता है कि इसको आपको पढ़ने की जरूरत है ना। माइटोसिस और मियोसिस की हम लोग बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे, माइटोसिस और मियोसिस की बात करेंगे। उसके अलावा क्या होता है, एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में हम लोग पढ़ते हैं ना, बर्डिंग पढ़ते हैं, बाइनरी फिजन पढ़ते हैं ना, फ्रेगमेंटेशन वगैरह सब पढ़ते हैं ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपका एसेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, जो मेनली हम लोग पढ़ना है ये तो आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है, ये ज्यादा कुछ है नहीं। जो मेनली हम लोग पढ़ना है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे किसके बीच में, देखो ये सब बताएंगे आपको, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आगे पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम लोग को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सेल क्या होता है, यूकैरियोट सेल क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर तो आपको समझ में आ ही गया है ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर तो आपको समझ में आ ही गया है। अब यूनिसेलुलर के कौन से एग्जांपल होते हैं, मल्टीसेलुलर के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपका जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा ना, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को खुद से पढ़ लीजिएगा। और जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो उसी में आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा देंगे, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ना, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोट ही होता है। तो प्रोकैरियोट हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया को लिंक कर लेंगे, तो आपका जो माइक्रोबायोलॉजी वाला सेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा ना। तो देखो आज जो है थोड़ा सा आपकी क्लास को अब स्टॉप करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, हमारी दूसरी क्लास है ना, CSIR की दूसरी क्लास है, और हमें दूसरी क्लास लेना है, हम 10 मिनट रेस्ट कर लेंगे, 10 मिनट रेस्ट करके हमें दूसरी क्लास लेना है। कल जो है ना, कल जो है तिवारी सर की क्लास रहेगी ना,
कल तिवारी सर की क्लास रहेगी, प्लांट वाला जो पढ़ा रहे हैं सर, उसके बाद बीच-बीच में हम आपको पढ़ाते रहेंगे ना, बीच-बीच में हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और कंटिन्यू करके आपको खत्म कर देंगे ना। बाद में कुछ दिन हम लगातार क्लास ले लेंगे, ठीक है? बाद में लगातार क्लास ले लेंगे, तो आपका साइटोलॉजी, बायोमॉलिक्यूल्स ना, मेटाबॉलिज्म, ये सारे जितने प्रोसेस हैं, ये सब आपके कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? और फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे एनिमल फिजियोलॉजी और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, लंबा टाइम है भाई। अभी तो आपका एग्जाम होने वाला नहीं है, 4-5 महीने तो लगेगा ही ना। देखो सिलेबस लंबा होता है ना, तो इसको 5-6 महीने हम लोग पढ़ना होता है ना, तो 5-6 महीने आपकी लगातार क्लास चलेगी, तो सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, आपकी आसानी से कंप्लीट हो जाएंगी। अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग कल जो अगला वाले लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे डिटेल में डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को विद डिटेल स्ट्रक्चर के साथ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे ना। तो कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट हो आप लोगों को। अगर कोई डाउट नहीं हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। कल आप सभी लोग रेडी रहिएगा 6 बजे, सर जो है अपना तिवारी सर जो है कंटिन्यू करेंगे, और फिर जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में लोग बात करेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को, किसी कोई डाउट नहीं ना। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। कल आप लोग ज्वाइन करिएगा 6 बजे तिवारी से क्लास। थैंक यू सो मच।